देखिए, समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। वो क्या रीजंस थे जिनके कारण 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री आज अपने सर्वाइवल क्राइसिस से जूझ रही है। हम बात करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ कोटा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोटा में इनिशियली यानी 1980s के पहले जो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे वो थे टेक्सटाइल, ऑयल रिफाइनरीज और स्टोन्स। इनसे मेजर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उस शहर में आता था। 1985 में सर वीके बंसल ने स्टार्ट करी अपनी कोचिंग, जिसमें कि कई सारे बच्चों का माइग्रेशन हुआ, रैंक्स वगैरह निकली और उसके बाद शुरुआत हुई एक कंप्लीटली नए सेगमेंट की, दैट वाज द कोचिंग इंडस्ट्री। देखते ही देखते रैंक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई आईआईटी जेईई एडवांस में। अर्ली रैंक्स के कारण पूरे देश भर से, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा वगैरह वगैरह अलग अलग जगहों से सारे बच्चे कोटा में आके पढ़ने लगे और बहुत कम समय में लाखों की तादाद में बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे। अब जब बच्चा आता है तो कई सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लेके आता है, क्योंकि बच्चा अगर आएगा तो खाना भी खाएगा, उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, वो घूमेगा भी, आसपास के कैफेज का भी भला होगा। तो ये तीन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पनपे, जिनके कारण ये इंडस्ट्री कोटा में अराउंड 12,000 करोड़ की वर्थ तक पहुंची। कोचिंग, जिसकी की फीस स्ट्रक्चर 80,000 एक साल के से लेके 1.5 से 2 लाख रुपए पर साल तक, आज भी ऐसी कोचिंग्स हैं कोटा में जो इतना फीस वसूल रही हैं। सेकेंडली, हॉस्टल और पीजी, भाई इनके बारे में तो पूछो ही मत। इंदौर में जहां मैं रहता हूं, मुंबई में जहां मैं रहता था, वहां पे भी जो एक नॉर्मल सा कमरा आपको चाहिए तो 5,000, 6,000, 7,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन कोटा में पीक सीजन में 15,000, 20,000 के कमरे, डिपेंडिंग अपॉन द शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग, वन शेयरिंग, इस तरह के रेट्स के कमरे मिलते हैं और बच्चे मजबूरी में रहते हैं। मेस, जिसमें खाना कई बार ऐसा मिलता है कि रोटी आपको 2 हाथ लगाएंगे तब टूटेगी। दाल में आप दाल ढूंढते रह जाओ, पानी मिलेगा। हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो उस समय पे खाना अच्छा बनता है मैस में। जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो मैस में फिर वही पुराना घिसा पिटा सा खाना, जो कि बच्चे खाना भी पसंद नहीं करें, उस तरह की चीजें होने लगती हैं। तो इन शॉर्ट ये तीन बड़े सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं कोटा के। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। चैप्टर 1 इज राइज। हमने ये समझा इसमें कि आखिर वो क्या रीजंस थे जिसके कारण कि कोटा में इतने सारे बच्चे आए। रीजन सबसे बड़ा था अर्ली रैंक प्रोडक्शन। इतनी जल्दी जो रैंक्स आई उसके कारण पूरे देश भर का फोकस चला गया कोटा पे और हर जगह से लोग जाके कोटा में पढ़ने लगे। एक और रीजन ये था कि बाकी शहरों में, जैसे कि पटना, पटना में आज एक बहुत बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। जयपुर, जयपुर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कोचिंग हब। लेकिन एक समय पे यहाँ पे उतने रिसोर्सेज, उतने टीचर्स नहीं थे। तो दिस वाज द राइज ऑफ कोटा। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है कमर्शियलाइजेशन। देखिए क्या होता है कि कोचिंग या एजुकेशन, ये काम जब शुरू होता है ना, तो वो एक फीलिंग के साथ शुरू होता है। और जब कोई व्यक्ति इसमें एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है तो वहां पे मैनेजर्स घुसते हैं, एमबीए वाले लोग घुसते हैं, जो कि बोलते हैं अरे ये तो हम इसको एक कॉर्पोरेट बनाएंगे, हम इसको एक बिजनेस मॉडल बनाएंगे। और वहां होता है कमर्शियलाइजेशन, जो कि बिजनेस के लिए अच्छा है लेकिन बच्चे के लिए गलत है। अब इस कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस ने कोटा को खत्म कर दिया, कोटा की आत्मा खत्म कर दी। कोटा जिस चीज के लिए जाना जाता था उससे वही सोल उसका छीन लिया कमर्शियलाइजेशन ने। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, अगर ये एक इंस्टीट्यूट है, एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट आप मान लीजिए, तो कोई भी इंस्टीट्यूट अपने 3 पिलर्स पे टिका रहता है। सबसे पहली चीज है फैकल्टीज, दूसरी चीज है सिस्टम और तीसरी चीज है रिजल्ट्स। जब फैकल्टी और सिस्टम होता है तब जाके रिजल्ट डेवलप होते हैं। अब फैकल्टीज के नाम पे भी बहुत बड़ा फ्रॉड होने लगा। कॉमनली एक कोचिंग में मान लेते हैं कि अगर 2,000 बच्चे हैं तो 1 से 2 टीचर्स को हाईलाइट किया जाता है कि ये हमारे स्टार फैकल्टी, ये आपको पढ़ाएंगे। जब बच्चा वहां पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो 20 बैचेस हैं और 20 बैचेस में से मुझे कौन सी बैच मिल रही है, वहां पे कौन सा टीचर आ रहा है, उसका कोई चेक नहीं है। टॉप बैचेस को मिलते हैं टॉप टीचर्स, जो शफलिंग वाली बैचेस हैं, पीछे वाली बैचेस हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, नो वन केयर्स, क्योंकि वो सिर्फ फीस देने आते हैं, वहां पे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये एक कड़वा सच है। कई बार कोचिंग्स में जो डाउट फैकल्टीज होते हैं, जो कि जस्ट अभी कॉलेजेस से पास आउट होके आए, जिनको शायद अभी खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम क्लास में जाके पढ़ा लेंगे, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप जाओ और ये लेक्चर लो, और उनको करना पड़ता है। कई बार उसमें परफॉर्मेंस बिगड़ता है, टीचर का फीडबैक बिगड़ता है और बच्चे का करियर बिगड़ता है, बट नो वन केयर्स, क्योंकि कोचिंग को मालूम है कि भाई इन बच्चों से हमें सिर्फ फीस चाहिए, इनसे हमको वैसे भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो टॉप बैचेस वाला सिस्टम गलत है, शफलिंग वाला सिस्टम बहुत बड़े पंगे होते हैं, और पोचिंग, दैट मींस के
एक टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी सेट हुई, वहां पे जो है दूसरी कोचिंग ने सोचा कि चलो यहाँ पे इस टीचर को हम खींच लेते हैं, टीचर के साथ बच्चा भी आएगा और वो टीचर को उड़ा के ले गए, साथ में 500-600 बच्चे भी चले गए। ये बहुत कॉमन चीज है जो अभी तो फिर भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन जिस समय पे हम तैयारी करते थे तो हमने देखा है कि एक टीचर ऐसे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो जब अपनी कोचिंग चेंज करके गए तो उनके पीछे 5000 बच्चा, आई डोंट नो कि कितनी रियलिटी है, लेकिन ये कोटेड है कि 5000 स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे चले गए दूसरी कोचिंग में। अब देखिए, तो फैकल्टीज के साथ क्या फ्रॉड चल रहा है, फैकल्टीज के नाम पे क्या फ्रॉड चल रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब सिस्टम को समझाता हूं कि व्हाट एक्चुअली सिस्टम इज। सिस्टम में होता है कंटेंट। कंटेंट अपने आप में एक फिक्स्ड सेट ऑफ कंटेंट है जो कि हर कोचिंग वाले यूज कर रहे हैं। मतलब कि आज से 20 साल पहले जो कंटेंट बन गया, आप देखो 5 कोचिंग्स के जो आपको कंटेंट मिलते हैं, मटेरियल बुकलेट्स, आप उनको लेके बैठो और पांचों को देखो, आपको 80 to 85% चीजें सेम मिलेंगी। मतलब कि कंटेंट 20 साल पुराना घिसा पिटा चल रहा है, जिसको कि लोग इतने एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं कि उसमें थोड़े से नए सवाल हम ऐड कर दें, थोड़ा कुछ इनोवेटिव कर दें। और कई बार तो मैंने कोचिंग्स में ये देखा है कि नीट में जो रिसेंटली साल में जो क्वेश्चंस आने, जो डिलीटेड है, वो हटाया तक नहीं है, जो नया ऐड हुआ है वो डाला तक नहीं है। इतनी मेहनत भी नहीं हो रही है कंटेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस एंड टेस्ट। सिलेबस और टेस्ट पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। हर कोचिंग अपने अनुसार सिलेबस करवाता है, अपने अनुसार टेस्ट लेता है। ये समझाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि सिस्टम क्या है, और एक सिस्टम में आइडियल सिस्टम आप किसको मान सकते हैं, जिसके पास सही कंटेंट है, सही सिलेबस फ्लो है, टाइम पे सिलेबस हो रहा है, टाइम पे टेस्टिंग हो रही है, टाइम टू टाइम क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जब ये दो चीजें होती है तब जाके निकलता है रिजल्ट। अब रिजल्ट में सबसे बड़ी होती है धांधली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग अगर रिजल्ट ना दिखाए तो उसका अगले साल का एडमिशन खत्म। मान लो कि एक बहुत बड़ी ब्रांड है और उसने 2-3 साल तक कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, तो उसको उसके बाद अपने सर्वाइवल में बड़ी दिक्कत आएगी। और इसलिए इनको सबसे आसान ऑप्शन क्या लगता है कि 10-20 लाख किसी को दे दो और कह दो कि भैया आपकी फोटो यहां पे छपवा लो, यहां पे आके हमारे साथ ऐसे कर दो, विमल का ऐड कर दो। तो ये काम होने के कारण कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कि जो रैंक्स आप देखते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 10, ये एक्चुअल में कहां से आई है, इसका पता लगाना वाकई में बहुत मुश्किल है। आपने कई सारे एड्स देखे होंगे, कई सारी आपने ऐसी वेब सीरीज देखी होंगी जहां पे कि कुछ एकेडमीज का, कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम लेके बताया गया है कि इन लोगों ने कॉल किया बच्चों को और इतने इतने पैसे ऑफर किए कि तुम हमारे पास आ जाओ। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी डिल्यूजनल थिंग, जिसको देख के बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं और जाके उस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। तो रिजल्ट्स के नाम पे भी पोचिंग, और दूसरी बात रिजल्ट्स के नाम पे डिवीजन। रिजल्ट्स के ही नाम पे होता है ये टॉप बैचेस और शफलिंग वाला कांड, जिसके कारण बच्चे बहुत सफर करते हैं। तो दिस इज द कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि जो सोल पर्पस है वो धुंधला हो गया है। मतलब आइडियली होना क्या चाहिए कि अगर हमारे पास 10 बैचेस हैं तो हम लोग एटलीस्ट कुछ ऐसा ट्राई करें कि यार 10 की 10 बैचेस को हम 100% डिलीवर तो कर पाए। क्या पता कि 10वीं बैच में से कई बार कोई अच्छी रैंक निकल जाए, क्या पता कि लास्ट की बैच में कोई बच्चा आखिरी के 6 महीने में जाग जाए, उसके अंदर की आत्मा जाग जाए, वो मेहनत करे और उसका रिजल्ट निखर जाए। टीचर का काम होता है अपना 1000% देना। इंडस्ट्री उसको किस तरह से यूज कर रही है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही रीजन है कि इसके कारण कई सारी ऐसी चीजें पनपी, कई सारे ऐसी गलत काम हुए बिहाइंड द कर्टेन्स, जो कि बताने में भी शर्म आती है। आप यदि अपने किसी क्लोज इंसान जो कोटा में रह रहा है, अगर आप उससे 10 मिनट फोन पे बात करें या कभी कुछ दिन बिताएं, तो ये सारी चीजें आप फील कर लेंगे। सबसे पहले टीनेज रिलेशनशिप्स, ये चीज पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब पढ़ाई लिखाई में जब मन नहीं लगता है, जब लोग देख लेते हैं कि यार पढ़ने लिखने में हमारा कुछ होने नहीं वाला है, हम यहाँ पे आ तो गए, अब क्या करें, तो लगता है कि चलो जीवन जीते हैं, चलो जाके कैफे में बैठते हैं, चलो कॉफी पीते हैं। इस कारण से पनपती है टीनेज रिलेशनशिप्स, जो कि कई बार ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ देती है आपको, जब आपको ये समझ नहीं पड़ता कि अब हम इसके आगे क्या करें। समटाइम्स पीपल फील चीटेड, sometimes they feel heartbroken, and they are left with a very low self esteem, with a depressive feeling. टीचर स्टूडेंट रिलेशन, ये एक ऐसी चीज है जिस पे बात करना, इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके क्लास में इस तरह की कोई घिनौनी हरकत हो रही है और वो भी अपने टीचर के द्वारा, तो आप अपने मैनेजमेंट को बताओ। वो नहीं मानते, आप हमको टेलीग्राम पे बताओ,
पेरेंट्स को बताओ, लेकिन इसके अगेंस्ट एक्शन होना जरूरी है। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब अलग अलग जगहों से 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे किसी जगह पे पढ़ने जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, वो ऑलरेडी होम सिकनेस से गुजर रहे हैं, वो ऑलरेडी कई सारी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं। इस मोमेंट पे वो काफी वल्नरेबल होते हैं, और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका दायित्व होता है कि यदि कोई बच्चा बहक भी रहा है तो उसको बोले कि नहीं भाई, तुम अपने काम पे फोकस करो। और यहां पे कुछ टीचर्स इतने घिनौने काम करते हैं कि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ क्राइम, इट्स अ सिन, इट्स अ पाप। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं बहुत ब्लंटली एड्रेस करता हूं, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग करियर में कई सारी जगहों पे ये चीजें होते हुए देखी हैं। और कई बार तो लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा चल रहा है। स्टूडेंट्स भी बड़े फ्रीक्वेंटली, बड़े क्लियरली बोलते हैं अरे वहां पे तो होता है, ऐसा चलता है। ये चीज पे रोक लगना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से यदि एटलीस्ट ये बात भी पहुंच गई कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो पीपल आर वोकल इनफ टू स्पीक दिस थिंग आउट, आई वुड फील कि इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, एल्कोहल, ड्रग्स एंड डिप्रेशन। स्मोकिंग बहुत आम हो गई है कि जाते हैं धुएं के छल्ले बनाते हैं, टीचर भी वहीं से गुजर रहे हैं। मैंने तो एक वेब सीरीज में देखा कि टीचर जो है गया सिगरेट लेके और बच्चे को बोला कि लाइटर दे, और बच्चे ने जेब से निकाल के उसकी सिगरेट जला दी। यार आप किस चीज को इतना नॉर्मलाइज करना चाह रहे हो? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप किस चीज को इतना नॉर्मलाइज करना चाह रहे हो। कल को तो आप फिर जो है, हाँ एल्कोहल तक बताया है। एक वेब सीरीज है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, क्योंकि उसको जिस कोचिंग ने फंड किया है, जिस कोचिंग ने उसको क्या कहना चाहिए स्पॉन्सर किया है, वो कोचिंग के एथिक्स भी ऐसे ही कुछ होंगे। ठीक है, टीचर बच्चों के साथ बैठ के शराब पी रहे हैं, ये दिखाया है उस वेब सीरीज में। टीचर बच्चों से अपनी सिगरेट जलवा रहा है, तो फिर तो ये चीजें होंगी ना, ये चीजें चलेंगी। और उसके बाद फिर डिप्रेशंस भी होंगे, और उसके बाद फिर आप ये मत पूछो कि क्यों इतने जो है सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं कोटा में। 2010 से 2024 को कंपेयर करो, नियरली 3 गुना हो चुके हैं। ये कैसे हो रहा है? आप समझो बात को। ये रीजन है, जिस चीज को आप नॉर्मलाइज करना चाह रहे हो वो नॉर्मलाइज नहीं की जा सकती। जो गलत है वो गलत है। आप कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो एक हेल्दी सोसाइटी में कि जो गुरु आपको पढ़ा रहा है, जो आपको ज्ञान देने आया है, मेरा मानना है कि लर्नर और टीचर के बीच में एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। वो टीचर के लिए भी अच्छा है और लर्नर के लिए भी अच्छा है। अब ऑनलाइन में पढ़ाते हुए हमको तो इस चीज का कोई वो लोड होता नहीं है, क्योंकि हम तो काफी दूर हैं, कैमरे से भी मैं 20 फीट की दूरी पे हूं। लेकिन जहां पे लोग एक क्लास में जाके बच्चों के बीच में बैठ रहे हैं, फिजिकली उनके साथ बैठ रहे हैं, खड़े हैं, उन्हें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है। वरना अगला वीडियो उन लोगों के नाम लेके, उन कोचिंग्स के नाम लेके और विथ प्रूफ बनाया जाएगा। चलिए, काफी कह चुका है इस बारे में, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। नाउ इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज डेफिनेटली अ प्रोडक्ट। फॉल तो होगा ही होगा। अगर ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें पनप रही हैं, तो भैया फॉल तो फिर पक्की है ना, पक्की बात है, होगा ही वो तो। 30 to 40% डिप देखा गया कोटा के इकोनॉमी में, कोटा के स्टूडेंट इन्फ्लक्स में। सिलेक्शन रेशो, मतलब अगर पहले 100 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट होते थे, अब कितने हो रहे हैं, इसमें काफी सिग्निफिकेंट डिप है। टीचर्स सैलरी कई सारे इंस्टीट्यूट्स में 20 से 30% घटा दी गई। और इसका एक रीजन यह भी है कि जो कुछ दूसरे शहर थे जहां से बच्चे जा रहे थे कोटा में पढ़ने, वहां पे आजकल बहुत अच्छे टीचर्स और बहुत अच्छी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, जिस वजह से बच्चों का कोटा में जाना कम हो गया है। लाइक दिल्ली, पटना, पटना में अपने आप में काफी बड़ा स्टूडेंट बेस है। हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, देखिए बिहार, यूपी, यहां का बच्चा एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके जाता है कहीं भी जब वो जाता है। वो 10 परेशानियों से जूझ रहा होगा, लेकिन वो कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, रोएगा नहीं। उसको पता है कि उसकी कंडीशन क्या है। उसको पता है कि उसके घर में शायद इतना पैसा नहीं है कि उसकी जो है मैस की अगले महीने की फीस भर पाए, लेकिन वो किसी से उधार नहीं लेगा, वो किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। ये फाइटर स्पिरिट उसके अंदर होती है। और यही रीजन था कि ये इन शहरों से जाके बच्चा वहां पे पढ़ रहा था, एक्सप्लॉइट हो रहा था और रिजल्ट्स भी दे रहा था, और उन कोचिंग जाइंट्स को पैसा कमाने की एक मशीन बना रहा था, उनके लिए यूज हो रहा था। लेकिन आज वो अपने शहर में पढ़ रहा है, खुश है, हेल्दी है। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है?
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे जो थॉट्स या ओपिनियंस हैं वो आप पे हावी हो। मैं ये चाहूंगा कि आप चीजों को देखें, समझें, रियलिटी चेक करें और उसके बाद कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि लाइफ एक ही है भाई। नीट, JEE वगैरह ये सब आपकी लाइफ के सामने बहुत छोटी चीज है। आपकी लाइफ प्राइमरी है, सब सेकेंडरी है। नौकरी सेकेंडरी है, बिजनेस सेकेंडरी है, काम सेकेंडरी है, एग्जाम सेकेंडरी, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ ये प्राइमरी, आपकी मेंटल हेल्थ ये प्राइमरी है। ओके, सो बी वाइज, चूज वाइजली, एंड थैंक यू।